दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, क्या सम्राट चौधरी ने बिहार में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मिट्टी पलीत कर दी है? यह सवाल अब बिहार की राजनीति में बड़ा मौजूद सवाल बनता जा रहा है। खासकर पिछले 2 दिनों की गतिविधियों को देखें या थोड़ी पृष्ठभूमि में जाकर के पिछले एक सवा महीने की गतिविधियों को देखें, बयानों को देखें, तो एक बात साफ हो जाती है कि जिन सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने बड़े अरमानों के साथ नीतीश कुमार की कैबिनेट में अपने कोटे से डिप्टी सीएम बनाया था, प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था, एक दौर में बिहार का योगी तक कहा गया था, और हिंदुत्व का एक नया सियासी चेहरा बिहार में जो पॉलिटिकली राजनीतिक तौर पर प्लांट करने की कोशिशें की गई थी, क्या वह चेहरा ही बिहार की सियासत में एक पिट चुका मोहरा बन चुका है? कई सारे सवाल हैं जो पिछले एक महीने के दरमियान बिहार की सियासत में जो भी बदलाव देखने को मिला है, विमर्श का स्तर बदलता हुआ दिखा है, उसमें सबसे बड़े सवाल के तौर पर यह सामने आया है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी से क्या कोई राजनीतिक गुस्ताखी हो गई है? सम्राट चौधरी की राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखें तो राष्ट्रीय जनता दल से शुरू होकर, राबड़ी देवी की कैबिनेट से शुरू होकर, जनता दल यूनाइटेड, जीतन राम मांझी की हम पार्टी, और उन सब से घूमते फिरते हुए भारतीय जनता पार्टी तक आती है। उनके पिता शकुनी चौधरी भी बिहार के वरिष्ठ नेता रहे और उनका एक बयान भी वायरल होता है जिसमें वो मुंगेर की धरती में नरेंद्र मोदी को गाड़ देने की बात करते हैं, मिट्टी में दबा देने की बातें करते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी, जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की स्थिति में बीजेपी की सबसे बड़ी उम्मीद माने जा रहे थे, आखिर उन्होंने कौन सी ऐसी गुस्ताखी कर दी है जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी को अचानक बैकफुट पर जाना पड़ रहा है? तो दरअसल अभी कुछ दिनों पहले की बात है, 2 दिन पहले की बात है। तेजस्वी यादव विधानसभा में एक मुद्दा उठा रहे थे। वो नेता विपक्ष हैं और मुद्दा दरअसल ये था कि बिहार पुलिस ने जिस प्रकार से एक बड़े पत्रकार अजीत अंजुम के ऊपर एसआईआर की खबर दिखाने के कारण एफआईआर की, उसी मुद्दे का वो जिक्र कर रहे थे। लेकिन बीच में उन्हें टोकते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी खड़े होते हैं और सम्राट चौधरी कहते हैं, तेजस्वी यादव को मुखातिब होते हुए कहते हैं कि तुम्हारा बाप अपराधी है। बाप शब्द का इस्तेमाल निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव के लिए किया गया। और लालू यादव की पहचान यदि बिहार की राजनीति में देखें, चुनावी जीत हार के नजरिए से अलग हट करके देखें, तो आमतौर पर लालू यादव की जो राजनीतिक पहचान है वो यही है कि लालू यादव ने मंडल कमीशन के बाद के दौर में वीपी सिंह ने जो ब्रह्मास्त्र लालू यादव और इस देश की राजनीति को थमाया, पिछड़े वर्ग के नेताओं को थमाया, उसके सबसे बड़े चेहरे के तौर पर सामने आए। और एक ऐसा चेहरा जिसके बारे में बिहार के दबे कुचले वर्ग के लोग, चाहे वो पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित हो, महादलित हो, सब एक स्वर में इस बात को स्वीकार करते हैं कि लालू यादव ने स्वर्ग भले ही नहीं दिया हो, लेकिन स्वर देने का काम तो बखूबी किया था। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बिहार में दबे कुचले वर्गों की सबसे बड़ी आकांक्षा के रूप में लालू यादव ने बिहार की राजनीति के मिजाज को बदलने का काम किया, सामाजिक विमर्श को बदलने का काम लालू यादव ने किया। इस बात से तो उनके विरोधी भी इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, किसी मामले में वो सजा याफ्ता हो गए, राजनीति में वो सक्रिय भूमिका नहीं निभा सकते, स्वास्थ्य उनका उस तरह का नहीं है, लेकिन भारत की राजनीति में कोई लालू यादव से प्रेम करे या लालू यादव से नफरत करे, लालू यादव एक फेनोमेना रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। नरेंद्र मोदी के दौर के पहले हिंदी मीडिया और टेलीविजन के उभार के दौर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उभार के दौर में, 90 के दशक में, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी रहा हो, लोकसभा में विपक्ष का नेता कोई भी रहा हो, सबसे बड़े मीडिया डार्लिंग की जो इमेज थी वो लालू यादव की हुआ करती थी। अब लालू यादव के बारे में टिप्पणी कई स्तरों पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी को प्रभावित करती है। आइए जरा इसे परत दर परत देखते हैं। नीतीश कुमार की सफलता को देखना जरूरी हो जाता है कि नीतीश कुमार सफल कैसे बने। तो नीतीश कुमार की सफलता को देखने के लिए सबसे पहले नीतीश कुमार के बयानों को याद करना होगा। आज ठीक है, उन पर बुढ़ापे का असर है, कुछ का कुछ बोल जाते हैं, और उम्र इतनी ज्यादा है नीतीश कुमार की, नरेंद्र मोदी की उम्र के वो हैं, तो उनकी बातों को लोग इग्नोर भी कर देते हैं।
लेकिन सम्राट चौधरी की भाषा, कम से कम होशो हवास में जो बात वो बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में नुकसानदायक हो सकती है। याद कीजिए, ये वही बिहार है जिस बिहार में नीतीश कुमार के डीएनए पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल उठा दिया था, और उसके बाद नतीजा क्या हुआ था? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को विधानसभा में 1/4 सीटें भी हासिल नहीं हो पाई थी। ये वही बिहार है। तो जहां भी जुबानी जंग बिलो द बेल्ट, अस्तर के नीचे गिरने लगती है, उसके बाद बिहार की जनता अपने हिसाब से राजनीतिक इलाज भी करने लगती है। सम्राट चौधरी की पार्टी चाल चरित्र और चेहरे की पार्टी मानी जाती रही, अटल आडवाणी की पार्टी मानी जाती रही, मुरली मनोहर जोशी और सिकंदर बख्त की पार्टी मानी जाती रही, जसवंत सिंह और यशवंत सिन्हा की पार्टी मानी जाती रही। लेकिन उस पार्टी से निकलकर नेता प्रतिपक्ष के बाप तक पहुंच जाना, सदन के अंदर पहुंच जाना, यह किसी साधारण एमएलए का बयान होता, किसी बैक बेंचर विधायक या पार्टी के कार्यकर्ता का बयान होता, तो उसे उतना महत्व नहीं मिलता। जाहिर है, उसे तवज्जो नहीं मिलती। हर पार्टियों में एक दो इस तरह के लोग होते हैं। लेकिन ये क्या कि जिसे चेहरा बनाया गया, उस चेहरे का बयान ऐसा हो। नीतीश कुमार की सफलता पर हम बात कर रहे थे कि क्यों सफल हुए। नीतीश कुमार इसलिए सफल हुए क्योंकि नीतीश कुमार ने लालू यादव पर व्यक्तिगत टिप्पणियां कभी नहीं की, और व्यक्तिगत टिप्पणियां भी की तो मर्यादा के दायरे में किया करते थे। आज के नीतीश कुमार को छोड़ दीजिए, जब नीतीश कुमार अपने पीक पर थे, जब नीतीश कुमार लालू यादव को सत्ता से हटाने का सपना देख रहे थे, उस दौर के बयानों को देखिए। मुझे याद है, मैं नीतीश कुमार की एक सभा में मौजूद था। 2010 का विधानसभा चुनाव था, तब मैं स्टूडेंट हुआ करता था, और लालू यादव ने नीतीश कुमार की साइकिल योजना के बारे में कहा था, अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था कि अगर बिहार में राजद लोजपा गठबंधन की सरकार बनी तो वो स्टूडेंट्स को, स्कूल कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट को साइकिल नहीं बल्कि स्कूटी देंगे। तब उस पर नीतीश कुमार ने उसी सभा स्थल पर पहुंच करके व्यंग किया था कि हमारे बड़े भाई लालू जी आए हुए थे और उन्होंने कहा है कि वो स्कूटी देंगे नौजवानों को। तो नीतीश कुमार ने अपनी मगही टोन वाली हिंदी में कहा था, अभी भी मुझे याद है, कि दरअसल वो बड़का घर यानी उनका आशय था नीतीश कुमार का कि बड़का घर यानी जेल, कि वो बड़का घर जाते रहते हैं, जमानत करा के आते रहते हैं। तो उनको वहां जाने की आदत है, इसलिए वो चाहते हैं कि जो अंडर एज स्टूडेंट है, जिनको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल सकता है भारत या दुनिया के कानूनों के मुताबिक, उन्हें भी वो स्कूटी दे करके यदि सत्ता में आए तो उन्हें भी बड़का घर यानी जेल की आदत डलवा देंगे। तो काफी स्तरीय तरीके से व्यंग विनोद की भाषा में लालू यादव का प्रतिकार वो करते थे। लेकिन जब बाप वाली बात सामने आती है तो एक महीने पहले यानी 21 जून 2025 की सम्राट चौधरी की टिप्पणी को भी याद करना जरूरी हो जाता है। और उस टिप्पणी में सम्राट चौधरी कहते हैं कि अमिताभ बच्चन की एक फिल्म का हवाला देते हैं कि अमिताभ बच्चन जिस किरदार को निभा रहे थे, उस किरदार की कलाई पे लिखा हुआ था मेरा बाप चोर है। और फिर वो तेजस्वी यादव के लिए ऐसी ही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जरा सोचिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी सफल कैसे होती है? भारतीय जनता पार्टी सफल तभी होती है जब पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित का कुछ वोट नीतीश कुमार के सहारे उसे मिलता है, और उसके साथ साथ जहां भी महागठबंधन के अल्पसंख्यक उम्मीदवार होते हैं, वहां यादवों का भी ठीक ठाक संख्या में मत भाजपा उम्मीदवारों को मिलता है। जहां भी भाजपा के यादव उम्मीदवार होते हैं, वहां भी यादवों का ठीक ठाक संख्या में वोट इन्हें मिलता है। तो इस तरह की टिप्पणियों के बाद एक बात तो साफ है कि अब चाहे अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक वाली बातों पर हम पक्के तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी के दौर में माहौल ही ऐसा बना दिया गया है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के यादव उम्मीदवारों को भी यादव मतदाताओं का वोट मिलना मुश्किल होगा। दूसरा, लालू यादव जिस मंडलवादी चेतना के प्रतीक रहे हैं, उस चेतना के विरोध में जाकर के अति पिछड़े वर्ग के लोग या लौकुश समाज के लोग या महादलित समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के को नीतीश कुमार के साथ स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन बात यदि लालू यादव की अस्मिता पर आ जाती है, तब उस समाज के लोग नीतीश कुमार की सीटों पर भले ही वोट कर दें, जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्या वहां वो वोट कर पाएंगे? मामला संदिग्ध हो जाता है।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व में अब भी इतनी ताकत नहीं है। नरेंद्र मोदी के प्रचंड वेव के दौर में 2015 में भी इतनी ताकत नहीं थी कि बिहार में लालू यादव की ताकत का वो मुकाबला कर सके। नीतीश कुमार के सहारे की जरूरत महसूस हुई, लेकिन अब सहारा किस प्रकार का सहारा? वही सहारा जो भारतीय जनता पार्टी ने चिराग मॉडल के बहाने नीतीश कुमार को 2020 में दिया था, और एक ऐसी अविश्वास की खाई उत्पन्न कर दी जेडीयू और भाजपा के बीच कि ऊपर से तो गठबंधन है, अंदर खाने दोनों के कोर वोटर एक दूसरे के वोटर को अविश्वास की दृष्टि से देख रहे हैं। तो जब मामला वोटर के बीच के अविश्वास का हो तो जमीन पर चुनावी हिंदुत्व का सफल होना मुश्किल हो जाता है। सम्राट चौधरी पिछड़े वर्ग से आते हैं, यह बात बिल्कुल सही है। नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग से आते हैं, यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव में जब तुलना होती है, बिहार की जनता जब पोस्ट नीतीश कुमार आगे देखने चलती है, तो सम्राट चौधरी की तुलना में तेजस्वी यादव को काफी हद तक सभ्य, संभ्रांत और बेहद शालीन आचरण करने वाले नेता के तौर पर वो वोटर भी देखते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर का हिस्सा माने जाते हैं, बीजेपी का बेस वोट माने जाते हैं। सम्राट चौधरी की छवि अभी भी तेजस्वी यादव जैसी नहीं है, इस बात को स्वीकार करना होगा। तेजस्वी यादव बिहार में चाहे जितने भी युवा राजनेता अपनी अपनी पार्टियों में दिखाई देते हो, चिराग पासवान को देख लीजिए, तेजस्वी यादव को देख लीजिए, जेडीयू में कोई सेकंड लाइन है ही नहीं तो चर्चा ही छोड़ दीजिए, और भारतीय जनता पार्टी में सम्राट चौधरी को देख ले, कोई भी व्यक्ति तेजस्वी यादव के सामने फिलहाल टिकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। नए चेहरों के तौर पर, उभरते हुए चेहरे के तौर पर टिकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और बात सिर्फ एमवाई समीकरण के 32% वोटों तक नहीं है। अलग अलग चैनल, जिसमें गोदी मीडिया के भी चैनल शामिल है, उनके सर्वे को भी देखिए तो अब भी तेजस्वी यादव बिहार के नेता नंबर 1 बने हुए हैं। विपक्ष को एकमात्र उम्मीद जो दिखती है कि अब भी पुराने शासनकाल को, जिसे कथित तौर पर जंगल राज एनडीए के लोग कहते हैं, उस जंगल राज, उस कथित जंगल राज की याद दिलाकर नीतीश कुमार सत्ता में आना चाहें तो नीतीश कुमार चुनावी मुकाबला तो कर सकते हैं। चुनाव कौन जीतेगा यह हम नहीं कह सकते, लेकिन मुकाबला यदि नीतीश कुमार की सेहत को देखते हुए सम्राट चौधरी बनाम तेजस्वी यादव होता है और उसमें सम्राट चौधरी ऐसे बयान देते हैं, तो फिर उनके लिए कवच का काम न तो नरेंद्र मोदी कर पाएंगे और न ही योगी आदित्यनाथ कर पाएंगे। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि लालू यादव की अपनी फैन फॉलोइंग है। इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि तेजस्वी यादव की अपनी फैन फॉलोइंग है। इस बात से भी बिहार में इनकार नहीं किया जा सकता कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की भी अपनी फैन फॉलोइंग है। लेकिन सम्राट चौधरी की कोई फैन फॉलोइंग बिहार में डेवलप हुई है? इस बात को बिहार के राजनीतिक विश्लेषकों से पूछें या चौक चौराहे पर जाके देखें, कहीं भी यह नजर नहीं आता कि सम्राट चौधरी ने अपनी कोई फैन फॉलोइंग डेवलप की है। सम्राट चौधरी जिनकी कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कैडर भी उन्हें मुश्किल से पचा पाने की स्थिति में है, क्योंकि वो संघ की पृष्ठभूमि से आते नहीं है। हेमंता विश्व शर्मा के राज जैसी स्थिति नहीं है जहां बाहर से आया हुआ कोई व्यक्ति, दूसरी पार्टियों से आया हुआ कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो लोग उसे पचा लें। वो सारी परिस्थितियां कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, और जब वो सारी परिस्थितियां कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है तो ये तय मानिए कि सम्राट चौधरी ने अपना नुकसान भले ही ना किया हो, वो विधान परिषद में है, पता नहीं चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वक्त बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चुनावी नैरेटिव का नुकसान जरूर कर दिया है। जो बिहार का सवर्ण समाज या वैश्य समाज माना जाता है, जो प्रगतिशील तबका माना जाता है, या फिर जो चुनावी हिंदुत्व की चाशनी में डुबोया हुआ समाज भी माना जाता है, उसके अंदर भी सम्राट चौधरी की तुलना में यदि जमीन पर उतर कर देखा जाए तो तेजस्वी यादव की स्वीकारोक्ति है। लालू यादव से की मसीहाई छवि को से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और याद रखिए, जब प्रतीक पर हमला होता है, जब प्रतीक को बिलो द बेल्ट जाकर के चुनावी लड़ाई में टिप्पणियां करने की कोशिश होती है, तो समाज उसे माफ नहीं करता। नीतीश कुमार के डीएनए पर भी सवाल उठाना, कम से कम उस चुनाव में महागठबंधन के प्रतीक नीतीश कुमार ही थे, यानी सीएम फेस नीतीश कुमार ही थे। वो कितना भारी पड़ा था भाजपा को, ये बीजेपी को पता है। और अब जो स्थितियां बन रही है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि बिहार में नंबर 1 पार्टी कौन होगी चुनाव के बाद, ये जंग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू के बीच रह गई है।
भारतीय जनता पार्टी अब नंबर 3 का सपना ही देख सकती है। और यदि कांग्रेस पार्टी ढंग से चुनावी लड़ाई लड़ती नजर आए तो कोई आश्चर्य नहीं है कि बीजेपी की तुलना में कम सीटों पर चुनाव लड़कर कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस पार्टी ही नंबर 3 पहुंच जाए। पक्के तौर पर यह बात हम नहीं कह सकते, लेकिन जहां पर बिहार की राजनीति अभी पहुंच गई है, ना कोई लहर है, ना कोई आंधी है, समीकरणों की बिसात है। और इन समीकरणों के दायरे में बिहार का चुनाव जब 243 सीटों का फंस रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अब जो हालात है, यदि बहुत साफ गोई से कहा जाए, मैं जानता हूं कि हमारे बहुत सारे दर्शक इससे सहमत नहीं होंगे, भारतीय जनता पार्टी 50 के आंकड़े को छूती हुई दिखाई दे तो ये राजनीतिक तौर पर लोकतंत्र का चमत्कार ही माना जाएगा। आगे आगे देखते हैं क्या होता है। जिसने बिहार को समझने में भूल की, वो बिहार की सियासत के मन और मिजाज को समझे बिना बिहार का विश्लेषण नहीं कर सकता। लालू यादव या तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार या रामविलास पासवान, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बिहार की राजनीति में नेता यही रहे हैं पिछले 30 सालों में। भारतीय जनता पार्टी पिछले 30-40 सालों में, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी 1980 में, आज तक चेहरा विहीन रही। सम्राट चौधरी को चेहरा बनाने की कोशिशें हुई, लेकिन जब चेहरा ही विवादों में घिर जाए तो फिर आगे क्या कहा जाए। देखते जाइए कि बिहार की राजनीति किस दिशा में जाती है। फिलहाल की परिस्थितियां तो भारतीय जनता पार्टी के लिए डे बाय डे, दिन प्रतिदिन दुश्वार होती जा रही है। लोकतंत्र का यही चमत्कार है, पल में तोला पल में मासा वाली स्थितियां होती है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तरोत्तर रूप से बिहार में कमजोर होती जा रही है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।